7 मार्च से बजट सत्र का आगाज, हंगामेदार रहने के आसार, सत्ता पक्ष को घेरने विपक्ष की रणनीति, सत्र में होगी सवालों की बौछार, विपक्ष को जवाब देने सरकार भी तैयार। सोमवार यानी 7 मार्च से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का आगाज हो रहा है। 25 मार्च तक चलने वाले सत्र में 9 मार्च को विधानसभा में बजट पेश होगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने की तैयारी में है, जिस पर विपक्ष ने पूरा होमवर्क कर लिया है। कांग्रेस ने अपने तर्कश में आरोपों के तीर जुटा लिए हैं। इसमें बिजली बिल, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सदन में तीखी तकरार देखने को मिल सकती है। सत्र से पहले यानी 6 मार्च को कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। कमलनाथ की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कांग्रेस विधायकों को सत्र में किन किन मुद्दों को उठाना है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है, इस पर रणनीति बनाएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी लेंगे और इसमें पूरे मुद्दे तय होंगे। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के बड़े बड़े बिल, कर्मचारियों की 2005 के पहले की जो पेंशन है उसकी बहाली, किसानों की खाद, उनको जो मुआवजा नहीं मिला, बीमा नहीं मिला, ऋण माफी और बेरोजगारी, इन सब बातों को मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी उठाएगी और पूरी ताकत से फ्लोर पर लड़ेगी। इस बार बजट सत्र खास रहने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश होने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि इस बार शिवराज सरकार बजट में बच्चों से जुड़ी योजनाओं को लेकर आने वाली है। इसमें बच्चों से जुड़ी योजनाओं का अलग प्रावधान रखा है। इसे चाइल्ड बजट नाम दिया गया है। इस बार का बजट किसानों, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ ही साथ रोजगार पर भी केंद्रित रह सकता है। सीएम शिवराज ने बजट तैयार करने के लिए मंत्रियों, विधायकों के साथ ही आम जनता और विशेषज्ञों के सुझाव भी लिए हैं। उन्हीं सुझावों के आधार पर बजट को तैयार किया गया है। वहीं सरकार भी अपनी तैयारी को लेकर आश्वस्त है। सरकार आंकड़े के जरिए ही विपक्ष को जवाब देने की तैयारी में है। बजट हर बार कई खास होता है और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी को लंबा अनुभव है। मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना मुख्यमंत्री कोई नहीं रहा जितने वो रहे, इसलिए आप आश्वस्त रहिए, बजट बहुत अच्छा आने वाला है। विपक्ष आर पार की लड़ाई के मूड में है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर मुद्दों पर जवाब देने की तैयारी में है। अब सवाल ये है कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बजट खास 23 की आस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या बजट में दिखेगी मिशन 23 की झलक? विपक्ष के सवालों का जवाब देने सरकार की क्या है प्लानिंग? सत्ता में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे हावी? क्या हंगामेदार हो सकता है MP विधानसभा का बजट सत्र? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट सत्र 7 मार्च से प्रारंभ होगा और मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा में 9 मार्च को अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी। जिस प्रकार से बजट को लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बजट होगा। सर्वहारा वर्ग को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया जाएगा। और जैसा कि राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि चूंकि अब आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट में प्रावधान किए जाएंगे। हालांकि इसके पहले सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों से, विधायकों से सुझाव मांगे थे कि उनके क्षेत्र में क्या क्या काम लंबित हैं, कौन कौन सी कार्यों की प्राथमिकताएं हैं, वो भेजें। उसी हिसाब से
बजट तैयार किया जाएगा और उसके एलोकेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, रामकिशोर दोगने जी पूर्व विधायक कांग्रेस से हैं, अनिल श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हमारे साथ चर्चा में और एक और मध्य प्रदेश के चर्चित चेहरे, ख्याति नाम पत्रकार केशव पांडे जी भी आज चर्चा में। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल शंकर जी, आपके लिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो हिसाब किताब है वो कुछ ऐसा है कि कर्ज ले लेकर घी पी रहे हैं आप लोग। जी, बस उत्तर देना। जी जी, देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, पर जिस ढंग की देश की प्रदेश की आर्थिक स्थिति है और जिस ढंग से देश को विकास की, अधोसंरचना की और जन कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है, कर्ज लेना कहीं अपराध नहीं है। ऐसी दुनिया का कोई भी उद्योग, न हिंदुस्तान का न कहीं का, कोई भी काम जो होता है बिना कर्ज के नहीं होता। अगर आज सारे के सारे उद्योगों का पता लगा लिया जाए, सब कर्ज में है। सरकारें अकेले मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे देश की राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सब कर्ज पे है। और ये कर्ज लिया भी जाता है, दिया भी जाता है, घटता भी है, बढ़ता है। पर इसके रेशियोज होते हैं। कर्ज कितना होना चाहिए कि हमको केंद्रीय बजट से लाभ मिल सके, केंद्रीय योजनाओं की हिस्सेदारी हम दे सकें और केंद्र से मिलने वाली राशि जो है उसको हम प्राप्त कर सकें और तमाम विभिन्न योजनाओं में, कल्याणकारी हो चाहे विकास की हो, उसमें हम लगा सकें। इसलिए ये पुरानी कहावत है। और ये ऋण की प्रक्रिया कोई आज से नहीं है, आजादी के बाद से ही अभी तक। और आज भी आप देख लीजिए, ऐसी कोई राज्य सरकार, यदि मुझे कोई मित्र बता दे, जो बजट में और कर्ज न लेती हो या बीच में न लेती हो। कमलनाथ जी ने जब खुद मुख्यमंत्री रहे तो मेरे को लगता है हर महीने उन्होंने कुछ न कुछ कर्ज लिया 15 महीने के भीतर, और वो बाकायदे आप सबने, मीडिया ने बताया है लोगों को। और इसलिए कर्ज लेना बुरी बात नहीं है। कर्ज को सही रूप से, जो पैसे हमने लिए हैं उनको जन कल्याणकारी योजनाओं में या अधोसंरचना के कार्य में, बिजली, सड़क, पानी, सिंचाई योजनाएं, रोजगार के नए साधन उत्पन्न करने में यदि लगाया जाता है तो रिटर्न भी आता है और उसके प्रतिदान भी मिलते हैं। जी रामकिशोर जी, कहाँ समस्या है बजट से? आप भी तो कई बार अनुपूरक बजट लाए हैं, कई बार कर्ज लिया है। मध्य प्रदेश की सरकार इस बार जो बजट प्रस्तुत कर रही है, आप प्रस्तुत होने के पहले कह रहे हैं कि ये तो मध्य प्रदेश पर कर्ज लादने वाला बजट है। बिल्कुल नवीन जी, देख रहे हैं हम मध्य प्रदेश पे पहले कितना लोन था हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर, और आज वर्तमान में देखें तो कहाँ जा रहा है। इनकी 15-17 साल की सरकार में कितने गुने बढ़ गया है, ये देखने की बात है। और इसके बाद आपने विकास किया, विकास की बात करते हैं तो विकास में क्या किया? कौन सा बड़ा भारी ड्रेम बना दिया इन्होंने? बड़ी भारी योजना ले आए, बड़े बड़े कॉलेज खोल दिए, बड़े बड़े योजनाएं, और दूसरी कोई लेके आए हो, रोजगार के संबंध में बड़े इंडस्ट्री को डाल दी हो, तो कहाँ काम किया, कहाँ पैसा लगाया आपने? लगभग आप 4 तो लाख सिर्फ करोड़ लोन का, लेकर 4 और लाख ब्याज करोड़ का भर रहे, बजट इसके होगा। अलावा कुछ काम नहीं कर रहे। 4 लाख करोड़ का बजट होगा, 4000 करोड़ का बजट होगा। 4,000 करोड़ का बजट अभी जो आ रहा है, 4 लाख करोड़ का बजट है जी। 4000 करोड़ कह लो या 4 लाख जी, 4 लाख करोड़ का है। 4000 करोड़ कह लो या 4 लाख करोड़ कह लो, एक ही बात है। एक ही बात है क्या? तो अब ये इतना बड़ा भारी बजट लेके आ रहे हैं, तो इसमें तो बताया आपके रोजगार के लिए आपने क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, आम आदमी के लिए क्या किया, क्या सुविधा उपलब्ध कराएंगे, रोजगार के लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराएंगे, मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं, आप आगे के लिए क्या कर रहे हैं, शहरों में क्या विकास करेंगे, ये बताया तो अपने बात। योजनाएं कहीं नहीं आ रही, सिर्फ बजट आ रहा है। इसलिए आपने पहले भी देखा है कि जो आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाला कोई बजट में प्रावधान नहीं किया गया। और इसके साथ ही रोजगार बढ़ा देते तो हम समझते हैं कि चलो रोजगार बढ़े। आपने किसानों को कोई लाभ देने की बात करते तो समझ में आती कि लाभ दिया, फसलों के रेट वही चल रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है। आप जिलों में देखें या आप शहरों में देखें या कहीं भी देखें तो महंगाई का अनुपात देखेंगे, उस हिसाब से
अगर कभी ये सुविधा देंगे तो समझ में आती है। आज पब्लिक से वसूली के अलावा कोई काम नहीं चल रहा है। जीएसटी के नाम से कितना ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, पेट्रोल डीजल पे कितना ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, ये सब चीजें वसूली के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। और इस बजट में नया कोई प्रावधान नहीं है, नई योजना नहीं है। ये बड़ा डैम अगर मध्य प्रदेश में बना देते, जैसे हमारे टाइम में बना है, पुराना डैम हो चाहे सभा डैम हो चाहे दूसरे डैम सब बने थे और योजनाएं आई थी, उससे किसानों को लाभ हुआ, आर्थिक स्थिति सुधरी है। इन्होंने कौन सा काम किया बड़ा ये बता दें। और अभी बजट में कुछ भी नहीं दिख रहा, सब जीरो दिख रहा है। जी अनिल जी, अभी तो जीरो दिख रहा है पेश होने के पहले रामकिशोर जी को, दूरदृष्टा व्यक्ति हैं अनिल जी। नवीन जी, खैर दोगने साहब की समस्या या दोगने साहब का आरोप अपनी जगह है और पूर्व विधायक पंडित तिवारी जी का अपना अलग तर्क है। बावजूद इसके बजट सत्र चालू हो रहा है 7 तारीख से और 25 तारीख तक चलना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बजट सत्र पूरे दिन चलता है या नहीं चलता, क्योंकि विपक्ष ने इस बार बड़ी भयानक तैयारी करी है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे महंगाई अपनी जगह है, बेरोजगारी अपनी जगह है, लेकिन एक नया जो मामला आया है राजस्थान से चल के मध्य प्रदेश तक आया है कि कर्मचारियों की जो पूर्व पेंशन बहाली का मामला है, उसमें कांग्रेस सबसे अधिक तैयारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें नवीन जी कि इसमें कांग्रेस के तो हैं ही विधायक या जनप्रतिनिधि, भाजपा के भी सांसद और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है, अपील की है उनसे। ये मांग जो है निश्चित ही सरकार के लिए गले की फांस बन जाएगी, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। और उस समय जिस समय सरकार मिशन 23 की तैयारियों में जुट रही है और उसकी तैयारियों को अंजाम देने के लिए नए नए योजनाएं बना रही है, जैसे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, केंद्र के समान 31, और भी सर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई घोषणा करने वाले हैं। बावजूद इसके ये मुद्दा सरकार के लिए गले की फांस बन जाएगा। जी सर, कैसे देखते हैं आगामी बजट को लेकर? जिस प्रकार से विशेषज्ञों से भी सुझाव लिए गए थे और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी सुझाव लिए गए थे कि ताकि ये पता चले कि पूरे प्रदेश में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी हिसाब से बजट की व्यवस्था की जा सके और फिर उसके एलोकेशन का भी प्रोविज़न कर सके। नवीन जी, जैसा कि अभी अनिल श्रीवास्तव जी ने बताया जो, और तिवारी जी ने और दोगने जी ने, मुझे जैसा लगता है जो राजनीतिक और एनालिस्ट जो बातें सामने ला रहे हैं उसके अनुसार फोकस इनका प्रमुख रूप से किसानों के प्रति, इनके बेरोजगारों के प्रति, और ये जो अभी श्रीवास्तव साहब ने बताया कि ये बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है कि जो पेंशन देने की बात आई है, इस पे ये पूरा होमवर्क चल रहा है। और निश्चित रूप से चुनावी साल का बजट होने वाला है ये, तो जो बेरोजगारी का जो सवाल है उसमें वो बहुत सारी जगह निकालेंगे, बहुत सारे लोगों को नौकरी देने की बात करेंगे, किसानों को अधिक से अधिक करने की बात करेंगे सहयोग, और जो आपका वो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग है उस पर भी और ओबीसी पर भी इनका फोकस रहने वाला है। और मैं मानता हूं कि चूंकि उनका शिवराज सिंह जी का बहुत लंबा कैरियर है, बहुत लंबा इसमें अनुभव है, तो निश्चित रूप से वो कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालेंगे कि ये मन लुभावना और जनता को लुभावना बजट बने और सड़क पे भी वो सब चीज़ें दिखें, इस बात का वो प्रयास करेंगे। बाकी जो सवाल लोन लेने की बात है, लोन दुनिया में सब जगह कोई सरकार, कोई संस्थान ऐसे होते नहीं जो लेते हैं, वो वेलफेयर में वो लगाए जाए और वेलफेयर वो दिखे और सड़क पर नज़र आए, ज़मीन पर नज़र आए, ये जनता जानना चाहती है। और शिवराज सिंह जी, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसा बजट लाएंगे कि जिसको जनता पसंद करेगी और लोग उसको सराहेंगे। निश्चित रूप से आपने कहा कि जनता पसंद करेगी, उस प्रकार का बजट सरकारों की कोशिश रहती है। लेकिन इस बार चुनावी साल है तो क्या कुछ फोकस रहने वाला है? फोकस तो सबसे ज़्यादा जो है वो किसानों पर रहने वाला है, नंबर 1। नंबर 2 बेरोजगारों को लेकर रहने वाला है। नंबर 3 कर्मचारियों का जो पेंशन का मुद्दा है,
ये जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है अनिल जी ने बिल्कुल ठीक बताया, कहा आपने। इसकी तमाम सारे प्रदेशों ने इसको मंजूर कर दिया है। शंकर लाल जी, क्या आपसे कुछ वार्ता हुई इस प्रकार के जो पूर्व जनप्रतिनिधि, उनसे भी बात की जाए, बजट को लेकर कुछ विचार मीमांसा हुई? 4,500 करोड़ के आसपास का बजट रहने वाला है। आदरणीय पुरोहित जी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे आदरणीय अनिल जी ने और आदरणीय पांडे जी ने बहस को भी दिशा दी और बजट पर सार्थक चर्चा उन्होंने की है, और सही में वो बिंदु बताए हैं जो आज मैंने कहीं न कहीं चर्चा में भी हैं और सरकार के संज्ञान में भी है, आप सबके मीडिया के, जनता के भी संज्ञान। जहां तक कांग्रेस, अभी आदरणीय दोगुने जी बोल रहे थे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि दोगुने जी, बजट का ये पूर्वानुमान पर डिबेट हो रही है। बजट आ जाने दीजिए। आप कांग्रेस के माने जिम्मेदार प्रवक्ता के रूप में, पूर्व विधायक के रूप में विराजे हैं। मैं एक ही विनती करूंगा, जो भी आदरणीय पांडे जी ने भी कहा, कि बजट आया नहीं। बजट एक गोपनीय चीजें हैं। जहां तक सलाह लेने की बात आदरणीय पुरोहित जी ने करी, वो सच है कि मुझसे भले सलाह न ली गई हो, पर विशेषज्ञों से, अर्थशास्त्रियों से, विभिन्न उद्योग और विभिन्न व्यापार मंडलों से, मंत्रियों के समूह से, मंत्रियों के विभागवार अधिकारियों से, जो भी स्रोत हो सकते हैं, उन सभी स्रोतों से, आम जन से भी, और बजट के पूर्व अपेक्षाएं जानने की, और परिस्थितियों के आधार पर जो आर्थिक स्थिति है कोरोना काल के कारण भी जो सरकारों की स्थिति है, उस पर मैं अधिक नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस सब के बावजूद भी शिवराज सिंह जी ने, जैसा कि आदरणीय पांडे जी ने कहा कि उनका, आपने भी कहा आदरणीय पुरोहित जी, कि उनका अपना एक लंबा कैरियर है और इतने लंबे समय तक उनसे वो काम कर रहे हैं। मैंने राघव जी को भी वित्त मंत्री के रूप में देखा, उन बजटों को भी देखा। जब दिग्विजय सिंह गए थे, चूहेदानी में कुछ नहीं था, पर बिटियों को साइकिल देने लगे, दवाई फ्री कर दिया, जांच फ्री कर दिया अस्पतालों में, और एक प्रयास किया गया जीरो से। और उस जीरो के प्रयास के बाद अभी दोगुने जी पूछ रहे थे कि भैया इनने किया क्या। अरे बंधु, आप अकेले बिजली उत्पादन देख लो भैया। जब हमको सरकार 2003 में मिली थी, कितनी बार ये बात आपको बताई जाए, आपको सुनने ही नहीं है। तब सिंचाई थी 7.5 लाख हेक्टेयर, आज सिंचाई है 40 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश के अंदर। तमाम सिंचाई परियोजनाओं पर धन लगाया गया, बिजली पर धन लगाया गया। सड़कों की हालत क्या थी, इन 15 वर्षों के अंदर सड़कों में पैसा लगाया गया। और आदरणीय शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री के पद में रहकर के जिस ढंग के जन कल्याणकारी काम किए, कन्यादान योजना जिसको आपने बंद कर दिया था, उसको पूरे देश ने सराहा है, विदेशों की सरकारों ने सराहा, कुछ ने अडॉप्ट किया है। कन्यादान योजना में अमाउंट बढ़ाया था जी, कांग्रेस की सरकार ने 51,000 किया था। आ रहे हैं दोगुने जी, आपके पास आएंगे। आपको अवसर मिलेगा जी, आपको अवसर मिलेगा। उस समय कन्यादान योजना की बढ़ाई हुई राशि भी बता देगा। दोगुने जी ठीक है, आप बोल लीजिए। दोगुने जी बोलिए। मैं वही कह रहा था कि आप कन्यादान योजना की राशि भी बता देना। सर, पैनल में 4 लोग हैं, मेरे को लगता है आप दोगुने जी को बोल लेने बहुत जल्दी करो पुरोहित जी। 21 मैंने आपने जो बढ़ाया था 51,000, वो भी बता देना। और कितनी शादियां हुई थी, अगर ईमानदारी हो 15 महीने में, ये भी बता देना। मैं कह रहा था कि बजट को पढ़िए दोगुने जी, बजट को पढ़ने के बाद, और आपके विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में पूरा अवसर मिलता है। और विपक्ष का, विशेष करके कांग्रेस का विपक्ष को मैंने विधानसभा में खुद देखा है कि आंख मूंद करके सभी विभागों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव रखते हैं। ये रिकॉर्ड है। और हर विधायक को बोलने का हर विभाग में अवसर मिलता है। आप बोलिएगा। और आज ही आपकी हालत, पुरोहित जी मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात, कांग्रेस की हालत तो ये है, आप बजट चर्चा आगे बढ़ाइए। कांग्रेस की हालत है, मुझे मौका दीजिए, आप बैठे हैं इसलिए लाइन आपको समर्पित कर रहा हूं। रोएंगे हम, दिल ही तो है न संगो खस। कांग्रेस की हालत यह है कि दिल ही तो है न संगो खस, गम से जो भर ना आए क्यों। और दोगुने जी, आप रोएंगे 1000 बार, आपको कोई मनाए क्यों।
लीजिए। देखिए आपको कोई क्यों मनाए, परवाह नहीं है विपक्ष की। बर्बाद तो इनने किया है ना। जी बोलिए आप दोगने जी को बोल लेने दीजिए। देखिए तिवारी जी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं। कैबिनेट मीटिंग यहाँ होती है, कैबिनेट मीटिंग के बाद में वहां कान्हा में मीटिंग करने जा रहे हैं मंत्रियों से। क्यों यहाँ रोज हर सप्ताह कैबिनेट मीटिंग, उसमें डिसीजन नहीं लेंगे आप वहां क्यों भाग रहे हैं? तो आप खुद परेशान हैं। और बजट की बात कर रहे हैं अपन, तो बजट की बात है। कांग्रेस ने हराया था आपको, अभी सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, पर आगे और करेंगे हम, हराएंगे आपको। 24 में 23 में सरकार बनेगी कांग्रेस की, आप उससे मत चिंता मत कीजिए। पर मेरा आपसे कहना है, सरकार कैसे बनाई थी? निर्दलीय विधायक को मंत्री बना के सरकार बनाई थी, जायसवाल को माइनिंग मिनिस्टर बनाया था। और इतनी नहीं, रमाबाई रोजगार करके गिराई थी। रमाबाई तिवारी जी सुनिए। ये बेईमानी की सरकार नहीं चलेगी, बेईमानी की सरकार नहीं चलेगी। ईमानदारी से काम कीजिए, जनता की सेवा कीजिए। आप बोल रहे थे कांग्रेस ने किया था, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, झूठ बोलने की सीमा होती है। आप जिस तरह के झूठ बोल रहे किया था। आपने कांग्रेस ने 51,000 किया था, 300-600 पेंशन की थी कांग्रेस ने की थी, आपने नहीं की थी। 20 रुपए प्रति गाय अनुदान दिया था, बजट आने तो दो। कर दिया। आप कौन सी बात कर रहे हैं? बजट आने तो दो, बोलने लायक दे दिया आप शिवराज सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की निरंतर विकास किया है। शंकर लाल जी ये गलत है। देखिए, सुनने की भी आदत डालिए शंकर लाल जी सुनिए, मान लीजिए ये गलत कह रहे हैं तो जनता को डिसाइड करने दीजिए ना। विकास आज तक किया है कांग्रेस ने किया, आपने कुछ नहीं किया। आपने तो सिर्फ लूटपाट की, और आज भी लूटपाट हो रही किसानों के साथ, और कुछ नहीं कर रहे आप। आप बताइए मुझे, जनता ने तो किया दिया। 15 दिन लाइन में लगा हुआ है किसान। आपने छुट्टी खरीदी नहीं होती, खरीदी नहीं कर पाते हो, और आप बात करते हो। जो बताइए, आपने 7 सीटें ज्यादा जीते थे, आपने सरकार बनाई थी। महंगाई कहाँ जा रही है आपकी? आप ये तो बताओ, महंगाई पे तो बोलो, रोजगार पे बोलो, तो समझ में आती है। चलिए दोगने जी आपकी बात को आधार मानकर अगला प्रश्न पूछ लेता हूँ। दोगने जी आपकी बात को आधार मानकर अगला प्रश्न पूछ लेता हूँ। मंदोदरी बिलाप से कुछ नहीं होना, रोएंगे जी हमको कोई मना है क्यों? जी शेर शायरी से काम नहीं चलेगा। बड़ा सवाल खड़ा किया है कि ठीक है, बेरोजगारी तो जो अपनी जगह पर है, आमदनी अपनी जगह पर है, लेकिन जिस प्रकार से महंगाई मुंह फाड़ रही है, चाहे खाने का तेल हो, खाद्य पदार्थ की वस्तुएं, रोजाना की चीजें बहुत महंगी हो रही हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अब वो यूक्रेन फैक्टर हो सकता है इस समय इसमें इन्वॉल्व करें, लेकिन इसको नियंत्रित करना ही चाहिए। बजट में इसको लेकर क्या प्रावधान होंगे ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। और कांग्रेस जैसा रणनीति बना रही है, कि कांग्रेस कह रही है घेरने की रणनीति, तो कांग्रेस भी एक्सपेक्टेड स्ट्रेटेजी बना रही होगी कि अगर इस प्रकार का रहा तो हम ये बोलेंगे। उसमें महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगी। बजट एलोकेशन को, बजट में महंगाई को कम करने के क्या प्रावधान किए गए हैं, इस पर मुझे लगता है कि खासा हंगामेदार रहना है सत्र। क्या कहेंगे अनिल जी? नवीन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार की माली हालत ठीक नहीं है। विशेषकर कोरोना काल के बाद तो हर वर्ग प्रभावित हुआ है। कोई सा ऐसा वर्ग नहीं है जो प्रभावित ना हुआ हो। छोटे काम धंधे वालों के तो बेचारों के रोजी रोटी खत्म हो गई, रोजगार खत्म हो गए, वो सड़कों पे आ गए। सरकार जो बजट पेश कर रही है उसमें निश्चित ही मिशन 2023 को ध्यान में रख के करेगी। अब इनको हर वर्ग को संतुष्ट करना है, हर वर्ग को, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो छोटे व्यापारी हो, सारे लोगों को इनको संतुष्ट करना है। ये एक बहुत बड़ा चुनौती का काम होगा। ठीक है, 4 लाख करोड़ का बजट आ रहा है, सब कुछ है अपनी जगह, लेकिन इन सारे वर्गों को एक साथ मैनेज करना और सबको संतुष्ट करना और सबको कुछ ना कुछ देना, यह सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा नवीन जी। और अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन परिस्थितियों में कैसे सभी वर्गों को संतुष्ट करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। जी सर, महंगाई भी एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि बहुत जब
रोजगार, जिसके पास ज़्यादा रोजगार है, जिसके पास इनकम है, उसको भी इफेक्ट करती है महंगाई। लेकिन अगर उसका बजट बिगड़ जाता है, खासकर गैस के दाम हैं, और अब चुनाव खत्म होने के बाद जिस प्रकार से लोग अनुमान कर रहे हैं, जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में और मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि चुनाव के बाद हो सकता है तेल के दाम और बढ़ें, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक ऐसा फैक्टर रहेगा कि सरकार इनको 2023 है तो राज्य सरकार, अभी जैसे वैट कम किया था तो मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दाम कम हुए, तो राज्य सरकार को राजस्व भी जुटाना है और ये सामंजस्य भी बिठाना एक बड़ी चुनौती तो होगी। ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ पुरोहित जी आपकी बात से, लेकिन इससे भी सहमत होना पड़ेगा कि ये महंगाई तो ग्लोबल है, इंटरनेशनली है, और उसकी परिस्थितियां भी अंतर्राष्ट्रीय है, ग्लोबल है। चाहे वो कोरोना का सवाल आप लें, चाहे आप वो यूक्रेन की आप बात करें, चाहे आप ये सब होने की वजह से पूरे देश में शायद ही कोई सरकार या कोई संस्थान ऐसा रहा होगा कि जो घाटे में ना रहा हो, परेशानी में ना रहा हो। लेकिन उस सब के बावजूद भी जिस ढंग से शिवराज सिंह सरकार मध्य प्रदेश में कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश के हर अस्पताल को जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ऑक्सीजन की जो व्यवस्थाएं नहीं थी उस सबको कराया। कोरोना से नुकसान बहुत हुआ है, बहुत जनहानि हुई, बहुत लोग उसमें गए हमारे आपके सबके बीच में से। लेकिन उस सब का एक पॉजिटिव आप अगर देखें तो पूरे प्रदेश के जो तमाम सारे अस्पतालों में दुनिया भर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, जो अस्पतालों में ज़रूरी होता है, वो कोरोना के काल के दौरान और कोरोना काल के बाद आप देखें तो आप हर अस्पताल में आपको ऑक्सीजन से इक्विप्ड मिलेगा। बहुत सारी सुविधाएं जो नहीं थी वो सरकार ने पूरी ताकत लगा के दी है। तो उसके कुछ रचनात्मक और कुछ पॉजिटिव पहलू भी है। हम केवल नेगेटिव पे बात करते हैं। नेगेटिव पे बात सुनना जनता को भी अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है। आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन स्वस्थ आलोचना करना और अपोजिशन फॉर दी अपोजिशन नहीं करना, ये बात को ध्यान में रख के अपने को करना है। और अभी सामने आने वाला है बजट, अगर बजट में कुछ बेरोजगारों के लिए और महंगाई के लिए और किसानों के लिए और ये सब चीज़ें कुछ सामने ऐसी आती हैं कि जो आसान्वित करती हैं मध्य प्रदेश के जनता को, तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। और अगर उसमें कोई कमी होगी तो उस कमी पे भी सवाल फिर आपके माध्यम से, IND के माध्यम से पुरोहित जी उठाएंगे और उनमें संशोधन की बात करके फिर उसको ठीक करने की भी बात करेंगे। तो अपोजिशन फॉर दी अपोजिशन नहीं होना चाहिए। अपोजिशन और आलोचना उसको समालोचना की दृष्टि से, उसमें स्वस्थ मानसिकता की दृष्टि से करना है, एक दूसरे के विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना है। बिल्कुल ठीक बात है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने का आसार है। 9 मार्च को जैसे ही बजट पटल पर आएगा, सदन के पटल पर बजट के प्रस्तुत होते ही, बजट के प्रावधानों का विस्तृत विवरण आते ही निश्चित रूप से इस पर चर्चाएं शुरू होंगी। लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं वो महंगाई रहेंगे, वो बेरोजगारी रहेंगे, वो किसानों को कैसे समृद्ध करें और युवाओं के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में चिकित्सा सुविधाओं की और चिकित्सा संसाधनों की अग्नि परीक्षा हुई है, तो उसको और कैसे अपडेट किया जाए, शैक्षणिक व्यवस्था की बात होगी। कुल मिलाकर 2023 चुनावी साल है और ये बजट उसके पहले का है, तो सरकार के लिए ये बिल्कुल सरकार के लिए भी अग्नि परीक्षा जैसा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कैसे CM शिवराज सर्वहारा वर्ग का बजट सबके साथ और सबके विकास की बात को चरितार्थ करते हुए करते हैं। IND एजेंडा में इतने, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।